Hello students, today in this video we will learn about the transport system in human beings. Yes, we will learn about what are the various body fluid that are running in our body and how does this circulation does take place. If I have to tell you the liquid which flow in our body, then there are two liquids which flow in our body, that is blood, which forms the major portion of our body, and second is lymph. सेकेंड इज लिम्फ. तो हमारी बॉडी में टू लिक्विड्स फ्लो होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, और ये जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एज वेल एज हार्मोन. ये जो बेटा लिक्विड होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ये स्पेशल फ्लूइड होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आप डिटेल में पढ़ोगे जब जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे. बट इसमें हम पढ़ेंगे कि इनका क्या यूज़ है और ये हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए. तो अगर मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेटा ब्लड के बारे में. ब्लड, एवरी ह्यूमन बींग possesses blood और एवरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म possesses blood. एनिमल्स में भी ब्लड होता है बड़े, ठीक है. एंड इफ़ यू हैव सीन ब्लड, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है. ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू. यू हैव लर्न इन योर जूनियर क्लासेस. कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लाज्मा और अदर कंपोनेंट से बना होता है. अगर मुझे बताना है ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स, ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स, तो ब्लड में बेटा 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन. तो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, देन फर्स्ट कंपोनेंट इज़ RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं बेटा. सेल्स भी बोलते हैं या कॉर्पुस्कल्स भी बोलते हैं. दे आर ऑर्गन. RBC को दूसरे नेम से भी जाना जाता है जिसका नाम होता है इरिथोसाइट, इरिथोसाइट्स या RBC, वन एंड सेम. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की बेटा, तो सेकंड कंपोनेंट ब्लड में जो पाया जाता है वो है WBC, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स या सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, ठीक है. और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है बेटा. इन्हें क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स. और WBC. फिर अगर मैं बात करती हूँ ब्लड की बेटा, तो इसमें जो थर्ड मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, जो कि एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड फोर्थ कंपोनेंट इज़ प्लेटलेट्स. फोर्थ कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और अदर एलिमेंट से बना हुआ है. ये हमारी बॉडी में वेन्स के थ्रू फ्लो करता है या ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है, जिनका स्पेशली नेम होता है आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि एक थिक कैपिलरी नेटवर्क्स होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड कैरी करने का काम करता है. आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये हमारे अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं. अगर मैं बात करूँ बेटा फंक्शन ऑफ ब्लड की, तो आपको पता ही है ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का. सब्सटेंसेस, तो कौन से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है? इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल. लंग्स से ये बेटा टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है. देन इट कैरीज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग वाटर फॉर द रिक्वायर्ड थिंग. देन इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ हार्मोन्स. यस, हार्मोन्स को भी ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है. ऑल्सो इट हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स.
सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होने हैं, हमने डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। विलाय जो एब्सॉर्प्शन का काम हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय, तो मैंने बताया था विलाय के ऊपर थिक डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है ब्लड का, जो कि एब्सॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को भी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ब्लड। इट हेल्प्स टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, प्लस ये और क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, प्लस ये हमारे पीएच लेवल को भी इक्विलिब्रियम में रखता है। पीएच लेवल को इक्विलिब्रियम में रखता है ताकि हम स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रखता है। फिर ये हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। आपको पता ही है WBC को सोल्जर्स भी बोला जाता है, जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। अब अगर हम पढ़ेंगे डिटेल में तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। फिर हम RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मुझे बात करनी है बेटा प्लाज्मा की, तो मेरे को ये बताना ज़रूरी है आपको कि ब्लड का जो 55% है वो प्लाज्मा से बना है और 45% ब्लड सेल से, यानी कि मैक्सिमम जो पोर्शन होल्ड करता है ब्लड वो किसका करता है, प्लाज्मा का। प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें ये ब्लड सेल्स जो है वो फ्लो करते हैं बेटा। अगर मैं बात कर रही हूँ, ये ब्लड सेल्स जो है ये फ्लोट करते हैं इन द लिक्विड मीडियम दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो अगर मैं ये प्लाज्मा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो वो ऐसा होगा बेटा। प्लाज्मा जो है वो एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है। विस्कस का मतलब एकदम पतला नहीं है, ये थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है बेटा, मेरे को आपको एग्जांपल देना होगा तो थोड़ी सी विस्कस का मतलब होता है थोड़ी स्टिकी होती है। गम देखा है आपने, बहुत पतला गम जो होता है, उसमें आप वाटर मिला दीजिए तो गम जो लिक्विड हो जाता है तो उसको विस्कस टेक्सचर आ जाता है। 55% ये वाटर ब्लड का आपका होल्ड करता है। और ये जो अगर बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर अगर आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा इसमें, कंटेंट वाटर का और प्रोटीन्स का। सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिलेगा, वाटर और प्रोटीन्स। अभी आप बहुत सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 में ये हेल्प कर रहा है टू क्योर द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। तो ये कैसे हो रहा है बेटा, क्योंकि मैं बता रही हूँ इसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन। ये जो ग्लोबुलिन होता है बेटा, ये एक ऐसा स्पेशल प्रोटीन है जो कि डिज़ोल्व करता है फैट्स को, डिज़ोल्व करता है फैट्स को, फैट की लेयर को, डिज़ोल्व फैट्स। जो भी वायरसेस होते हैं बेटा, हाँ ये जो वायरसेस होते हैं, अगर मेरे को एग्जांपल देना है कोविड-19 का, तो आपने देखा होगा ये जो कोविड-19 वायरस है, ये अंदर इसके अंदर क्या है, RNA, इसके अंदर क्या है, RNA, और बाहर एक क्राउन शेप जो लेयर बनी है वो फैट की बनी है बेटा। ये फैट की बनी है जो कि वो RNA को प्रोटेक्ट करे। अगर हम ये फैट को डिज़ोल्व कर देंगे तो ये RNA भी किल हो जाता है। इस तरह से जो पेशेंट है उसकी रिकवरी रेट हाई हो जाती है और वो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड या रहने का पीरियड है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो ग्लोबुलिन होता है बेटा, ये इस फैट लेयर को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। इसलिए ये बोला जाता है कि जो प्लाज्मा है या जो सीरम है ये हेल्प करता है, प्लाज्मा थेरेपी जो हेल्प करती है टू बिल्ड द एंटीबॉडीज़। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, प्लाज्मा इज़ वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। इसमें जो मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। एक है फाइब्रिनोजेन, आपको पता ही है ये फाइब्रिनोजेन जो है कोएगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड के। ग्लोबुलिन्स होते मैंने अभी बताया, ग्लोबुलिन्स, एंड इसके अंदर होते हैं अल्बुमिन्स। क्या होते हैं, अल्बुमिन्स। ये भी स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये हमें ताकत देने का काम करते हैं और डिजीज़ से फाइट करने का भी काम करते हैं। फाइब्रिनोजेन आपको पता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कोएगुलेशन ऑफ
ब्लड में हेल्प करते हैं। ग्लोबुलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करते हैं हमारे। और अगर मुझे बात करना है अल्बुमिन्स की, तो ये हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे कंट्रोल करते हैं बेटा? देखो मैं एक बताऊँ, हमारे जितना भी बॉडी में सेल्स है उसका एक वाटर कंटेंट होना चाहिए, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस होना चाहिए। अगर उसमें से ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो गया तो आपको वीकनेस आ जाएगी, और अगर वाटर ज़्यादा उसमें हो फिल हो गया और रिलीज़ नहीं हो रहा टाइम टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट और एनी हाउ, तो आपका जो है इन्फ्लेमेशन आएगा जिससे डेथ भी हो सकती है। तो ये वाटर लेवल को सेल्स के अंदर मेंटेन करना या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अल्बुमिन्स। प्लाज्मा में और कुछ केमिकल्स भी या मिनरल्स भी पाए जाते हैं। बहुत स्मॉल कंटेंट में ये मिनरल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जो हम जब फूड लेते हैं तो हम जब वेजिटेबल्स लेते हैं तो मिनरल्स भी होते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स है जो इसमें पाए जाते हैं। अगर आपको मैं बताऊँ ये HCO3 का रोल बहुत सिंपल है। ये प्लाज्मा में होता है, ब्लड में। इसका काम क्या होता है, ये बहुत जल्दी CO2 के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट, एंड इट इज़ ईजीली डिफ्यूजिबल इन ब्लड। दिस वे ब्लड कैरी CO2 टू द लंग्स, एंड देन वो जल्दी से फिर ब्रेक डाउन भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज, और इसके बाद में वहाँ पे आपका CO2 जो है वो बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। जब आप सीनियर क्लास में आएंगे तो आप ज़्यादा पढ़ोगे। इसमें ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, लिपिड्स होता है, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। कोएगुलेशन में हेल्प करता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा आपको जब क्लॉट फॉर्म में होता है, यानी कि जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं बेटा। सेंट्रीफ्यूज क्या होती है? एक मशीन होती है जिसमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब होल्स होते हैं बेटा। ये एक मशीन होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये टेस्ट ट्यूब्स प्लेस करते हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, और फिर इसको बहुत स्पीड से घुमाया जाता है। जब अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफिकेशन ऑफ ब्लड होता है बेटा, तो उसमें क्या हो जाता है, जितने भी उसमें सेल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो जाता है सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस में, और प्लाज्मा आपका ऊपर आ जाता है और ब्लड सेल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो प्लाज्मा विथ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, जबकि वो जो प्लाज्मा जो क्लॉट करने में हेल्प करता है उसे बोला जाता है सीरम, और जो प्लाज्मा जो होता है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर में जो हेल्प नहीं करता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, सीरम क्या हुआ? जो ऐसा प्लाज्मा होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम प्लाज्मा सीरम बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टू आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट। तो मैंने आपको पहले ही बताया, एरिथ्रोसाइट जिसे हम RBC बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। लेट्स स्टडी वन बाय वन। अगर हम बात कर रहे हैं शेप की, तो ये जो RBCs होते हैं ये सबसे ज़्यादा सेल्स जो होते हैं एक मैन में या वीमेन में पाए जाते हैं, जो कि एक एडल्ट होता है। 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ RBCs आर फाउंड इन MM3 ऑफ ब्लड। अगर मैं बात करूँ एक इंसान के ब्लड में अबाउट कितने RBC सेल्स होंगे? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इन 1 माइक्रोन, ओके, इन 1 MM3 ब्लड। जब हम उसका एक स्मीयर बनाते हैं, जब हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम ब्लड सेल आपके फिंगर को प्रिक करेंगे और उसको ड्रॉप को हम स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप प्लेस करेंगे तो वो फैल जाएगा बेटा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्मीयर। इसमें हमें थाउजेंड्स ऑफ ब्लड सेल्स दिखते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं बॉडी के, स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे होते हैं बेटा, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? इनका शेप बेटा बायकॉन्केव होता है, और ये जो होते हैं ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं एडल्ट के। अगर मैं बात कर रही हूँ शेप की, तो ये बायकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं, और इनके अंदर एक चीज़ एब्सेंट होती है, दैट इज़ न्यूक्लियस।
अगर पूछा जाए रीज़न तो कि आपको पता ही है ब्लड सेल को न्यूक्लियस की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड सेल्स का मेन वर्क जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करने का। और आपको पता ही है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि हाईली एफिशिएंट होता है फॉर ऑक्सीजन। तो इसलिए ब्लड क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाता है, इसलिए न्यूक्लियाई इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ इसमें और कौन से ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, तो ब्लड में आपको मैं बता दूँ रेड ब्लड सेल्स में अगर मुझे बताना है तो आपको 4 जो ऑर्गेनेल्स है वो नज़र नहीं आएंगे। पहला तो है आपका न्यूक्लियस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है बेटा। फिर अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन सा एब्सेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है। थर्ड, इसमें गोल्गी एपेरेटस एब्सेंट होता है। यस। एंड 4, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। और इसमें जो रेड कलर आता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के कारण आता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये एक टाइप का प्रोटीन है जो कि इसे रेड कलर देता है, क्योंकि ये आयरन से बना होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ये मैं बात कर रही हूँ फॉर द मेल। अगर हम बात कर रहे हैं मेल की तो 12 to 16 ग्राम्स ऑफ ब्लड जो है वो 100 ml में पाया जाएगा। और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं बेटा, फीमेल में थोड़ा कम होता है। फीमेल का जो ब्लड होगा इट विल रेंज फ्रॉम 10 to 12 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसा होता है इसका जो आपका प्लेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ लाइफ स्पैन की, तो एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जो उसका ज़िंदगी है जो ख़त्म शुरू से ख़त्म होने की, वो 120 डेज़ की होती है बेटा। वो कितने डेज़ की होती है? 120 डेज़ की। अगर मैं बताऊँ कि ये जनरेट कहाँ किए जाते हैं, तो अगर जनरेटिंग पॉइंट देखा जाए तो जो न्यूबॉर्न बेबी है या जो फीटस है जो कि मदर के वूम में है, वहाँ पे अगर हम आरबीसी जनरेट करने की बात करें तो वो जनरेट होता है स्प्लीन, जो कि लीवर में होती है, स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आरबीसी जनरेट होते हैं। बट अगर मैं बात कर रही हूँ एडल्ट की, तो एडल्ट में आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं बेटा। वो कहाँ होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, ये हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली। एडल्ट में बोन मैरो में ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। और अगर हम बात करें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अगर हम बात करें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं या ख़त्म होते हैं, तो वो है आपका स्प्लीन। स्प्लीन में ये ब्रेक डाउन होते हैं और ये जो ग्लोबुलिन है या हीमोग्लोबिन है वो ब्लड सेल से अलग हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो बिलीरुबिन से मिक्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे अबाउट ल्यूकोसाइट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। इनका मेन फंक्शन होता है ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म बनाते हैं या डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा। ये बड़े होते हैं थोड़े आरबीसी से, बिगर इन साइज़ होते हैं। आरबीसी स्मॉलर होते हैं, ये बिगर होते हैं। प्लस इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस, दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और ये लेस अमाउंट में पाए जाते हैं ब्लड में। अगर हम बात करें आरबीसीज़ की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इट वाज अबाउट 5 मिलियन to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी mm-3। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ी कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। इट इज़ अबाउट 6000 to 8000 मिलीमाइक्रोन, ठीक है ना, ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी शॉर्ट रहता है बेटा। इनका कोई लाइफ स्पैन फिक्स नहीं रहता। जैसे आरबीसीज़ का 120 डेज़ का है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता, बट दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। यस, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ल्यूकोसाइट्स हमारे पास 2 कैटेगरीज में आते हैं, आप देख सकते हो। आरबीसीज़ हमारे पास 2 कैटेगरी में आते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड
agranulocytes. We have two main categories of WBC, that is granulocytes and agranulocytes. Neutrophils is eosinophils and basionophils are different types of granulocytes. इन्हें granulocytes इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो प्लाज्मा होते हैं इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं. इनके सेल का जो सेल साइटोप्लाज्म होता है इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है. तो ग्रैनुलोसाइट्स के एग्जांपल क्या है आपके? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स. और अगर मैं बात करूँ अग्रैनुलोसाइट्स की तो वो हो जाएंगे आपके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. अगर मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रोफिल्स, तो ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं. ये WBC का मैक्सिमम पार्ट फॉर्म करते हैं. 60 to 65% WBC में आपको कौन से मिल जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स जो है ये आपको कितने मिलेंगे? 60 to 65% ऑफ WBCs में सबसे ज़्यादा यही होते हैं. ठीक है. बेसोफिल्स जो होते हैं ये सबसे कम होते हैं. बेसोफिल्स होते हैं ये सबसे कम होते हैं, यानी कि 0.5 to 1%. 0.5 to 1% ये मैक्सिमम होते हैं और ये मिनिमम होते हैं बेटा. अगर कंटेंट परसेंट वाइज देखा जाए ऑफ WBC तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर इन मैक्सिमम. ठीक है, मोर. एंड अगर हम बात करें बेसोफिल की तो दे आर द लीस्ट, यानी कि लेस. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक अमंग देम. देखो फेगोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जब वो कोई फॉरेन बॉडी को देखता है. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट की, तो ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं. ठीक है. इनका काम क्या होता है? इन्हें अगर कोई फॉरेन बॉडी दिखती है तो उसको यह जाके दुश्मन को पहचान लेते हैं और उसे एंगल्फ कर लेते हैं. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का एक काम होता है दे आर फेगोसाइटिक विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी. बेसोफिल के पास क्या होता है? इट सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटीन एंड हिपेरिन विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. अगर आपको पता है आपको चोट लग जाती है कभी तो ब्लड लॉस होता है थोड़ा सा सूजन आ जाती है बेटा. मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था व्हाई डू वी फॉल इल, तो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी. ये जो मास्ट सेल होते हैं ये रिलीज़ करते हैं इन्फेरॉन, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है और जो है हमारे में सूजन आती है, तो फिर धीरे धीरे हमारा हील हो जाता है क्योंकि एक लेयर बना देते हैं टिश्यूज़ के ऊपर ताकि और टिश्यूज़ जो है वो टेयर ना हो सके. तो ये किस वजह से होता है? हिस्टामाइन, सेरोटीन, हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन सीक्रेट होता है वो बेसोफिल से होता है, उससे. ठीक है. ईसोनोफिल्स का क्या है? दे रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएट विथ एलर्जिक रिएक्शन. अगर हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हो रही है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? ये ईसोनोफिल्स. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं बेटा. लिम्फोसाइट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स. ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ये हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हैं या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. बेसिकली ये हमारी बॉडी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ख़त्म करते हैं या एबनॉर्मल सेल्स को या डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. अब हम नेक्स्ट जो सिस्टम है या नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, उस पर आ जाएंगे. प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ये स्पेशल सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स. ये कहाँ से बनते हैं बेटा? एक स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में एडल्ट के. स्पेशल सेल्स का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स. एक स्पेशल सेल होता है जहाँ पे ये प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं. इन्हें हम यंग RBCs भी बोलते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं? यंग RBCs. ये जो है ब्लड नॉर्मली कंटेंस कितना होता है इसके अंदर? 1,500,000 से लेकर 3,500,000 तक प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो है कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं बेटा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में? तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो एक्सेसिव लॉस ना हो ब्लड का,
तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है या एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड बन जाता है कॉल्ड फाइब्रिन्स। तो ये फाइब्रिनोजेन कहाँ से आता है? तो प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है बेटा, प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है जिसे हम थ्रोम्बिन बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है जिसे हम थ्रोम्बिन बोलते हैं, जो कि प्लेटलेट से रिलीज़ होता है। ये जो एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसके साथ में एक्ट करता है। और इसमें कौन सी एंजाइम पार्टिसिपेट करती है? थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करता है, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम पार्टिसिपेट करती है बेटा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस ये एंजाइम है जो ये एक्शन को करने में हेल्प करती है। और इसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रॉमा स्टिमुलेट होता है प्लेटलेट से, और वो एक कोएगुलेशन के फैक्टर को रिलीज़ करता है। और कैल्शियम आयंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन कोएगुलेटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन K12 जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब जो नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक है दैट इज़ लिम्फ के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। ये एक और लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ़्लो करता है। ये जो है कैपिलरीज और टिश्यू से ही फ़्लो करता है। ये वाटर के साथ में वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को लेके जाने का काम करता है। मोस्टली ये भी हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म को ही देखता है। स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है, और ये दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज़ कॉल्ड इंटेस्टिनल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसका काम क्या होता है बेटा, ये हमारी बॉडी में जितना भी ये लिम्फेटिक सिस्टम है ये मोस्टली जो है फैट्स को डाइजेस्ट करने में या डाइजेस्टेड फैट्स को कैरी करने में हेल्प करता है। और ये जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड्स है हमारी बॉडी में, जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड है, लिम्फ जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड को कैरी करता है। यानी कि जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है या एक्सेस फ्लूइड है उसको कैरी करता है और उसको ड्रेन आउट हेल्प करता है, ड्रेन आउट करने में। इसके अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करते हैं। फैट्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम ये लिम्फ करता है बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।